वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 25 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर एक नज़्म है। इस नज़्म का नाम है अलबेली सुबह और इसके शायर हैं जोश मिली आबादी। अब बच्चों, जैसे कि ये चैप्टर एक नज़्म है तो नज़्म से मुतालिक सवाल जवाब भी आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे कि नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म के मायने क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, वगैरह वगैरह। तो सबक नंबर 23 के अंदर मैंने नज़्म से मुतालिक सभी अहम मालूमात को पढ़ाया है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा मतला मक्ता रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। 3-4 मिनट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शायर का इंट्रो पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। जोश मिली आबादी, इनकी पैदाइश 1898 में हुई और इनका इंतकाल 1982 में हुआ। इनका असल नाम शब्बीर हसन खान नाम था। तखल्लुस या जोश था, यानी कि जोश के नाम से शायरी करते थे। तखल्लुस था इनका और इनका वतन मलियाबाद था। इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई थी और इनके इल्म व अदब की रवायत इन्हें ख़ानदान से, अपने बुज़ुर्गों से मिली थी, यानी कि इल्म व अदब इनके ख़ानदान से चला आ रहा था। इल्म व अदब की तरबियत इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां गोया अपने ज़माने के बहुत मशहूर रईस और शायर थे। इब्तिदाई तालीम व तरबियत के मराहिल जोश ने घर से ही तय किए, यानी कि इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर से ही हासिल की। अरबी व फ़ारसी में अच्छी इस्तिदा इनको पैदा थी, यानी कि अरबी व फ़ारसी के ऊपर बहुत अच्छी पहुँच थी, बहुत अच्छी कुदरत हासिल थी इनको। इसके बाद ये लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ से भी इन्होंने तालीम हासिल की। 1916 में ये वालिद के इंतकाल के बाद कोलकाता चले गए। यहीं इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की पुरकशिश शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया। इन्हीं के असर से जो शायराना तख्लीक, नस्र लिखने लगे और शेर कहने की तरफ माइल हुए, राग़िब हुए, यानी कि जोश की नस्र के अलावा इब्तिदाई शायरी में भी इन असरात को बखूबी देखा जा सकता है, यानी कि इनकी शुरुआती शायरी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के जो शायरी के अंदाज़ थे वो इनके स्टार्टिंग की शायरी में उस अंदाज़ को देखा जा सकता है। 1916 में वालिद के इंतकाल ये तो हो गया था। 1924 में ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में नाज़िर अदीब के तौर पर जॉब करने लगे। यहाँ इन्होंने तकरीबन 10 साल तक काम किया। 1934 में दिल्ली आ गए, जहाँ इनके कई शायरी मजमूए शाया हुए, छपे। कलम के उन्वान से, यानी कि कलम के नाम से एक रिसाला भी जारी किया। इसके बाद वे पुणे की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। आज़ादी के बाद वे हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के मुदीर बने और दिल्ली में इन्होंने हमेशा के लिए रहना शुरू कर दिया, सकूनत इख्तियार कर ली। 1955 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा, अवार्ड से नवाजा। 1956 में ये पाकिस्तान चले गए और एक अरसे तक तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से जुड़े रहे, मुंसलिक रहे और उर्दू लुग़त पर काम करते रहे। ज़िंदगी के बाकी दिन इन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे और वहीं इनका इंतकाल हुआ। जोश मिली आबादी ना सिर्फ ज़ौक़ शायर थे, बल्कि कम से कम वक्त में तवील, यानी कि लंबी नज़में कहने की ये खासियत रखते थे। इनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब 1929 के अंदर शाया हुआ। इसके बाद इनके कई शायरी मजमूए मंजर आम पर आए, जिनमें शोला और शबनम, हरफो हिकायत और सुम्बुल व सलासिल बतौर ख़ास काबिल अहमियत रखते हैं। इनका आखिरी शायरी कारनामा नामुकम्मल, यानी कि नामुकम्मल एक तवील नज़्म है, हरफ आखिर है। नस्र में इनका सबसे अहम कारनामा इनकी खुद नौशत है, जिसका नाम है यादों की बारात है। जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये नज़म लिखने वाले शायर थे। इब्तिदा में इनकी नज़मों का मौजू फ़ितरत की तस्वीर कशी था, जिसकी वजह से इन्हें शायर फ़ितरत भी कहा जाता रहा। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर इन्होंने हुब्बुल वतनी के गीत गाए, यानी कि वतन की मोहब्बत के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया और अपने वलवला अंगेज़ लबो लहज़े की वजह से शायर इनकलाब कहे जाने लगे। ज़बान पर, यानी कि लिखने की लफ्ज़ों का इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि इनको बहुत गैर मामूली सलाहियत हासिल थी। वो अल्फाज के जादूगर कहे जाते थे, लफ्ज़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे अपनी शायरी में। अब बच्चों, अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में 3-4 ज़रूर पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देकर एक बार अल्फाज मायनों को ध्यान से सुन लेंगे। अलबेली कहते हैं निराली, अरूस कहते हैं दुल्हन को, रविश कहते हैं क्यारियों के दरमियान के रास्ते को, नगमा तरब यानी कि तायर की जमा, यानी कि परिंदे, निगार कहते हैं महबूबा को,
बज़्म सहर कहते हैं सुबह की महफिल को, मस्तरब यानी कि गाने वाला, फिरदौस सबसे आला जन्नत, चश्म खूफिशा यानी कि खून बहाने वाली आँख, श्लोका कहते हैं एक किस्म का छोटा कुर्ता, सुबक कहते हैं नाजुक या फिर हल्की, नरम रू यानी कि धीमी चाल, उफ़क़ कहते हैं आसमान का किनारा, वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, इसकी जमा है अफ़ाक। अफ़शा कहते हैं चांदी सोने के ज़र्रात यानी कि चमकीली वगैरह जो मांग के अंदर दुल्हन के भरी जाती है। बच्चों इस नज़्म के ख़ुलासे को समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़याल अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। जोश मिली आबादी को मनाज़िर फ़ितरत यानी कि नेचुरल चीज़ों पर नज़में लिखने वाला कहा जाता है। इन्होंने मनाज़िर फ़ितरत पर बहुत सी नज़में कही हैं। इनमें से एक नज़्म है अलबेली सुबह। जोश ने इस नज़्म में सुबह को फ़ितरत की दुल्हन करार दिया है, नेचर की। जिस तरह दुल्हन सजी दजी बनी ढनी होती है, इसी तरह सुबह का अव्वलिन वक्त इंतहाई हसीन होता है। लगता है कि हर सोई हुई शे बेदार हो रही है, नींद से जाग रही है, कलियां खिलती हैं, परिंदे दरख्तों की शाखों पर चहचहाते हैं। सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा से फूल अपनी टहनियों पर लहराते हैं तो लगता है कि हवा इन्हें झूला झुला रही है। कहीं बेले की किसी कली पर शबनम का कतरा अपनी अलग बहार दिखा रहा होता है। शायर जोश की नज़र में वे ऐसी परी है जो नाक में हीरे की कील पहनकर मुस्कुरा रही है, यानी कि ओस का कतरा पौधे के ऊपर गिरकर ऐसा लगता है कि पौधा नाक में हीरे की लौंग पहनकर दुल्हन की तरह मुस्कुरा रहा है। सूरज तुलू होता है तो आसमान पर सुर्खी फैल जाती है। जंगल से आने वाली खुशगवार हवा खून की सुर्खी में इजाफा करती है। जोश ने मुख्तलिफ इस्तियारात और तशबीहात के ज़रिए सुबह की कैफियत को निराले अंदाज में पेश किया है। उनका कहना है कि चमन में खिले हुए फूलों की पंखड़ियाँ ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने गुलाबी शलोका यानी कि गुलाबी कुर्ता पहन रखा है या सुर्ख ओढ़नी का पहलू हवा में सुखा रहा है। सुबह के वक्त चाँद और उसके आसपास नज़र आने वाले तारे आसमान में इस तरह चमकते हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपनी मांग में अफशा छिड़क रही है। इसी अलबेली सुबह के वक्त जब कलियां चटकती हैं तो शायर को अच्छा लगता है, मगर सुबह के वक्त गुलशन में चलने वाली हवा की लहरों की आवाज़ उससे ज़्यादा भली मालूम होती है। और शायर कहता है कि कलियों ज़रा चटकना बंद कर दो ताकि ये आवाज़ अच्छी तरह से मैं सुन सकूं। पहला शेर है, नज़र झुकाए अरूसे फितरत जबी से जुल्फ़े हटा रही है, शहर का तारा है ज़लज़ले में उफ़क़ की लो थरथरा रही है। पहले सया को सबाक लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि ज़ेल शेर जोश मिली आबादी की नज़्म अलबेली सुबह से लिया गया है जो कि हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है। ये भी लिखोगे जो कि हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है। सया को सबाक लिखना मस्ट होता है। जोश ने इस शेर में सुबह के हसीन मंज़र को फितरत की दुल्हन से ताबीर किया है, यानी कि मिलाया है। सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है तो रात की सियाही घटने लगती है, छटने लगती है। इस कैफियत को शायर ने किसी दुल्हन का अपने चेहरे से जुल्फ़े हटाना कहा है। चूँकि जुल्फ़े सियाह होती हैं इसलिए वे रात की अलामत है। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी फैलने से उफ़क़ पर अजीब कैफियत तारी होती है। लगता है कि तारे इस सूरज की रोशनी में थरथरा रहे हैं जैसे कि कोई ज़लज़ला आया हो। चूँकि सुबह के वक्त तारों की रोशनी बतदरीज कम होती है, रात की तुलना में कम होती है। इस सूरत हाल को तारों का थरथराना कहा गया है। आगे है रविश रविश नगमाए तरब है, चमन चमन जश्न रंगो बू है, तयूर शाखों पे हैं, गज़ल हुआ कली कली गुनगुना रही है। यानी कि सुबह का मंज़र इंतहाई हसीन होता है। ऐसा लगता है कि चमन में रंग बाबू का कोई जश्न बरपा है और इस खुशी में रोशनी खुशी के तराने गा रही है। परिंदे शाखों पर चहचहा रहे हैं और कलियां चटक रही हैं। जोश ने परिंदों के चहचहाने को गज़ल सराई और कलियों के चटकने को गुनगुनाना कहा है। सितारा सुबह की रसीली झपकती आँखों में है अफसाने, निगारे महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। यानी कि सुबह के वक्त सितारों की रोशनी कम होती है। शायर जोश ने इस कैफियत को रसीली छिपकती आँखें कहा है। ऐसी आँखें जिनमें गुजरी हुई रात की बहुत सी कहानियाँ छुपी हुई हैं। इसी तरह चाँद की रोशनी सुबह के वक्त बराए नाम होती है। शायर ने इस चाँद को एक हसीना की नशीली निगाह कहा है, ऐसी निगाह जिसमें जादू भरा हुआ है। मुराद ये है कि सुबह के वक्त चाँद तारे भी शायर को एक अल्हड़ हसीना की तरह नज़र आ रहे हैं, इसलिए रसीली
झपकती आंखें और नशीली निगाह कहा गया है। आगे है तयूर बज़्म सहर के मतरबे लचकती शाखों पे गा रही है, मुतर्रिब लचकती शाखों पे गा रही है, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है। यानी कि सुबह के वक्त परिंदे दरख्तों की लचकती शाखों पे बैठे चहचहा रहे हैं। शायर इस कैफियत को दूसरे अंदाज में देखता है। उसे लगता है कि सुबह की बज़म में कोई सुरीली आवाज़ में गा रहा है। सुबह के वक्त चलने वाली हवा शायर को जन्नत की हवा नज़र आती है। हवा के चलने से टहनियों पर फूल लहराने लगते हैं। शायर अपने तसव्वुर में देखता है कि एक सहेली जिस तरह दूसरी सहेली को झूला झुलाती है, इसी तरह नसीम फिरदौस फूलों को झूला झुला रही है सहेली की तरह। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई दुल्हन मुस्कुरा रही है। यानी कि सुबह के वक्त ओस के कतरे टपकते हैं। किसी बेले की कली पर पड़ा हुआ शबनम का कतरा शायर को मोती नजर आ रहा है और वो समझता है जैसे कोई परी अपनी नाक में हीरे की कील पहनकर मुस्कुरा रही है। कील लौंग की तरह एक सेवर होता है जो औरतें अपनी नाक में पहनती हैं। अमूमन इसमें मोती या कोई हीरा लगा होता है। आगे है शहर को मद्देनज़र है कितनी रियायतें चश्म होफिशा की, हवा बियाबा से आने वाली लहू की सुर्खी बढ़ा रही है। यानी कि सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है तो उसकी सुर्खी आसमान पर फैलती है। शायर इस रियायत से अपनी बात कह रहा है कि सुबह की ये सुर्खी उस आग की तरह है जिससे खून निकलता हो। इसी रियायत से शायर दूसरे मिसरे में दूसरी बात कहता है कि जंगल से आने वाली ताज़ा हवा खून की सुर्खी में इजाफा कर रही है। यानी इस हवा से खून में तवानाई एनर्जी पैदा हो रही है। शिलो का पहने हुए गुलाबी हर एक सुबह पंखड़ी चमन में रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। यानी कि आम तौर पर फूल गुलाबी या सुर्ख रंग के होते हैं। शायर इस रियायत से कहता है कि चमन में हर नाजुक पंखड़ी ने गुलाबी रंग का शिलो का यानी कि लिबास पहन रखा है और ऐसा लगता है कि रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का पल्लू हवा में सुखा रही है। हवा के चलने से पंखड़ी थरथराती है। शायर ने इस बात को हवा में पल्लू सुखाना कहा है क्योंकि गीला कपड़ा हिला हिला कर सुखाया जाता है। आगे है फलक पे इस तरह छप रहे हैं हिलाल के गर्दिशों पेश तारे के जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशा छुड़ा रही है। यानी कि चांद के इर्द गिर्द तारे होते हैं जो सुबह के वक्त उनकी रोशनी बतदरीज कम होती चली जाती है। यानी वो सूरज की तेज़ रोशनी में नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह नज़र न आने को शायर जोश ने ऐसी नई नवेली दुल्हन कहा है जो एक रात पहले लगी हुई अफशा सुबह के वक्त अपनी पेशानी से छुटाती है। खटक खटक ये क्यों दिल में हो चली फिर, चटकती कली ज़रा ठहरना, हवाए गुलशन की नरम रूह में ये कैसी आवाज़ आ रही है। यानी कि सुबह के वक्त कलियां चटक कर फूल बनती हैं। पनखड़ियों के खिलने की चट की बहुत हल्की आवाज़ आती है। शायर बाग में टहल रहा है, उसे गुलशन में चलने वाली हवा में एक और आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कलियों को चटकने से रोकता है ताकि जान ले कि ये आवाज़ किसकी है। शायर ने इस लफ्ज़ किस को कई मायनों में इस्तेमाल किया है। यहाँ दूर कहीं से महबूब के गाने की आवाज़ भी है जो दिल धड़कने की आवाज़ है। शायर ने शेर पढ़ने वाले या सुनाने वालों पर छोड़ दिया है कि वे इस आवाज़ को जो चाहे समझें। बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सुबह के मंजर को शायर ने किस अंदाज में पेश किया है इस नज़्म में? शायर ने अली सुबह के मंजर को फितरत की दुल्हन कहा है। जिस तरह दुल्हन बनी सवरी होती है और वो हसीन नज़र आती है, शायर सुबह के मंजर को दुल्हन समझता है और वो समझता है कि चमन में हर तरफ रंग बाबू का जश्न मनाया जा रहा है। रविश रविश पर नगमे बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि शाखों पर बैठे परिंदे गज़ल ख्वानी कर रहे हैं और कलियाँ गुनगुना रही हैं। शायर ने 9 अशार पर मुबनी इस नज़्म में सुबह के हसीन मंजर को इख्तियारात व तशबीहात के वसीले से मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। अगला सवाल है, सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है? गुनगुनाना हल्की आवाज़ में गाने गाने के लिए कहा जाता है। जिस वक्त कलियों की पंखड़ियाँ फूल बनने के लिए खिलती हैं तो उस वक्त उनके खिलने से चट की हल्की हल्की आवाज़ आती है। शायर ने इसे कलियों का गुनगुनाना कहा है। शबनम के मोती को हीरे की कील क्यों कहा गया है?
बेले की कली पर शबनम का कतरा शायर को मोती नजर आ रहा है और वो समझता है ये शबनम का कतरा नहीं बल्कि किसी परी की नाक की कील में लगा हुआ मोती है। यहाँ शबनम के मोती के लिए हीरे की कील का इस्तियारा दिया गया है। सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया है? तो सुबह के वक्त सूरज तुलू होता है तो आसमान पर किरणों के फैलने से सुर्खी छा जाती है। शायर इस सुर्खी को देखकर समझता है कि ये किसी आशिक की आंखों से बहने वाले खून की सुर्खी है, ऐसे आशिक की आंख जो चांद सितारों के छुप जाने का मातम कर रही है। अगला सवाल है, शायर आखिरी शेर में चटकती कलियों से क्या कह रहा है? शायर चटकती कलियों से कहता है कि वे अभी न चटकें, ज़रा ठहर जाएं, क्योंकि उसे सुबह के वक्त चलने वाली हवा की नरम नरम लहरों में कोई और भी आवाज़ सुनाई दे रही है। शायर बागौर सुनकर ये जानना चाहता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है।